हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपने कल का जो चल रहा था जल अवशोषण की प्रक्रिया, उसी के बारे में बात करें। कल अपना रह गए थे, इसका मैकेनिज्म जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक्टिव एंड पैसिव, वो रह गया था, तो उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले अपने थोड़ा सा देख लेते हैं कल क्या पढ़ा था। कल पढ़ा था अपने ने एक तो जल का महत्व, जल के महत्व में महत्व और गुण। जैसे जल क्या होता है, एक तो शीतकारी प्रभाव या शीतकारी इफेक्ट जो होता है वो प्रदर्शित करता है। दूसरा क्या होता है, जल जो होता है वो प्लांट सेल में 85 से 90% तक क्या है, जल पाया जाता है। ताप को नियंत्रित रखता है, परिवहन का काम करता है, यानी जितने में मिनरल्स वगैरह होता है उनको क्या करता है, ये एक सेल से दूसरी सेल में ले जाने का काम करता है। अंकुरण में सहायक होता है। इसके अलावा ये क्या है, प्लांट में बनने वाले जो कार्बोहाइड्रेट है उनको बनाने में CO2 के साथ मिलकर उनको बनाने में सहायता करता है। बीजांकुरण में भी क्या है, जल का अत्यधिक महत्व माना गया है। इसके अलावा सेल की जो टर्गिटी होती है, स्फीति दाब होता है, उसको बनाए रखता है जो जल होता है, यानी टर्गिटी दाब को बढ़ाता है, जिससे क्या होती है, जल जो है वो अवशोषित होता रहता है। जितनी जल की मांग होती है उतनी क्या होती है, प्लांट को मिलती रहती है। वृद्धि जो होती है वो भी क्या है, जल पे इफेक्ट होती है। इसके बाद अपने देखा था रूट की स्ट्रक्चर, रूट की संरचना। नीचे सबसे नीचे का जो पार्ट होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, रूट कैप या फिर मूल गोप भी बोलते हैं, इसे हिंदी में मूल गोप कहा जाता है। इसके ऊपर का जो एरिया होता है जहाँ पे क्या है, मेरिस्टेमिक टिश्यू पाया जाता है, जो बार बार डिवाइड होता है, डिवाइडेशन उसमें होता रहता है, जो कि लगभग क्या होता है 1 mm तक की लंबाई का होता है। यानी इसका क्षेत्र की लंबाई कितनी होती है, 1 mm तक की लंबाई होती है। ये कौन सा एरिया कहलाता है, जोन ऑफ सेल डिवीजन, या फिर अपने कह सकते हैं मेरिस्टेमिक रीजन भी इसे कह सकते हैं। तीसरा जो है वो कौन सा है, जोन ऑफ इलोंगेशन, या फिर अपने कह सकते हैं कोशिकाओं का दीर्घीकरण प्रदेश, या फिर अपने कह सकते हैं कोशा दीर्घीकरण क्षेत्र। यानी यहाँ पे जो सेल होती है जो डिवाइड हुई है वो क्या होती है, बार बार विभाजन करके लंबा होना शुरू कर देती है। और ये एरिया जो होता है यहाँ का वो होता है 2.2 से लेकर 5 mm तक का क्या है, ये क्षेत्र होता है। उसके बाद आता है मेरिस्टेमिक जोन या मूल रोम क्षेत्र, जिसे अपने कहते हैं, यहाँ परिपक्वन क्षेत्र भी कहते हैं, मूल रोम क्षेत्र। मूल रोम क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, सबसे अपने कह सकते हैं महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि क्या है 1 से लेकर 4 mm तक की लंबाई का होता है। यानी 1 से लेकर 4 mm तक की लंबाई का क्या है, ये क्षेत्र होता है। ये कल मैंने आपको नहीं बताया था। सबसे पहले मूल गोप, उसके बाद बीजोत्की क्षेत्र जो कि 1 mm तक की लंबाई का होता है। उसके बाद जोन ऑफ इलोंगेशन जो कि 2 से लेकर 5 mm तक की लंबाई का हो सकता है। और जोन ऑफ मैच्योरेशन या फिर परिपक्वन क्षेत्र या फिर मूल रोम क्षेत्र जिसे कहते हैं, वो होता है 1 से लेकर 5 mm तक की लंबाई का हो सकता है। ये अपने रूट की स्ट्रक्चर देखी थी। जो मैच्योरेशन या परिपक्वन क्षेत्र होता है, यहाँ पे मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम जो होते हैं वो लगभग अपने कह सकते हैं 1 वर्ग mm में क्या है, 2000 तक क्या है मूल रोम हो सकते हैं। ठीक है, रूट में जो इसके अपने कह सकते हैं 1 वर्ग mm जो होता है उस क्षेत्र में 2000 तक मूल रोम हो सकते हैं। इसके बाद पढ़ा था कि वाटर जो है वो क्या है, प्लांट के लिए कैसे जरूरी होता है। ठीक है, यानी लिक्विड गोल्ड के रूप में भी इसे कहा जाता है। लाइफ के लिए, कोई भी लाइफ हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके लिए वाटर क्या होता है, सबसे जरूरी जो है वो माना गया है। ठीक है, ये न्यूट्रिशन को भी लेके जाता है, सारे जितने भी विशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको भी क्या करता है, इस सेल से बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा वाटर जो है वो रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं। और कौन से क्षेत्र से क्या होते हैं, रूट हेयर जो होते हैं इनको ऑब्जर्व करते हैं या फिर उनको लेते हैं, वो है कैपिलरी क्षेत्र जो होता है। ठीक है, कैपिलरी जल जो है उसको क्या करते हैं, मूल रोम है वो ऑब्जर्व करते हैं। टिपिकल हेयर रोट स्ट्रक्चर अपने देखी थी, ये क्या होती है, एक प्रकार की आउटग्रोथ होती है, किसकी, एपिडर्मिस की आउटग्रोथ होती है, जो कि क्या है यूनिसेलुलर होती है, यानी एक ही कोशिका से मिलकर बनी होती है, जो जल को क्या होती है, अवशोषित करती रहती है। जल का अवशोषण मूल किसके द्वारा होता है, रूट हेयर के द्वारा ही होता है। ये इसकी स्ट्रक्चर है, एक न्यूक्लियस में पाया जाता है, एक मूल रोम जो होता है, रूट हेयर होता है वो 0.5 से लेकर 1.0 सेमी तक को होता है। और इसकी चौड़ाई जो होती है वो 10 mm तक की कह सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, सेल सैप पाया जाता है। सेल सैप की क्या होती है, डीपी और ओपी जो है, डीपी और टीपी जो है, इनके क्या होती है, बदलने से, बढ़ने और घटने से क्या होती है, मूल रोम जो होता है वो जल को एक सेल से दूसरे सेल्स में, मैकेनिज्म अपने पूरा पढ़ लिया था किस तरह से होता है। जैसे कि रूट हेयर है, ये रूट हेयर क्या करेंगे,
इसकी टीपी ओपी बढ़ेगी, ओपी बढ़ेगी तो क्या करेगा ये, ओपी बढ़ने के साथ इसकी डीपी जो होती है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों सेम सेम होते हैं। डीपी यानी डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है, ठीक है। डीपी बढ़ेगी, टीपी कम होगी, यानी टर्गर प्रेशर कम होगा, जिससे जल जो है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में निरंतर चला जाएगा, यानी उसकी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या है, इसकी गमन जो होता है वो लगातार होता रहता है। लास्ट में ये कहाँ पे पहुँचता है, जाइलम सेल्स के पास पहुँचता है। जाइलम सेल जो होती है इसको बहुत सारे जो ऑर्गन होते हैं अलग अलग, जैसे लीफ हो गया, स्टेम हो गई, ठीक है, फ्लोरिंग पार्ट हो गए, वहाँ पे क्या है जल को ट्रांसफर करता रहता है। और ये सब कुछ किस पे डिपेंड होता है, टर्गर प्रेशर के द्वारा डिपेंड होता है। यानी जल का जो है एक सेल से दूसरी सेल में जाने की जो प्रोसेस होती है वो किस पे डिपेंड होती है, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर जिसे हिंदी में बोलते हैं स्फीति दाब, इसके बारे में अपने लास्ट लेक्चर जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन किया था उसमें पढ़ चुके हैं कि टर्गर प्रेशर क्या होता है। क्या होता है टर्गर प्रेशर, यानी ऐसा लगने वाला दाब जिससे क्या होती है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो सिकुड़ जाता है और बाहर का सॉल्यूशन का दाब होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे पानी जो होता है निरंतर बढ़ता जाता है। और एक ऐसी कंडीशन आती है जिसपे क्या होती है, सेल जो होती है वो पूरी तरह से फूल जाती है, वॉल की तरफ क्या होता है, प्रेशर डालना शुरू कर देती है। वो प्रेशर कौन सा होता है, टर्गर प्रेशर होता है। वॉल के द्वारा उसकी सेल वॉल की तरफ क्या है, भित्ति के द्वारा जो प्रेशर पड़ता है, किसके द्वारा, जो सॉल्यूशन उसमें भरा हुआ है उसके द्वारा, तो वो कौन सा हो गया, इसका टर्गर प्रेशर कहलाता है। उसके बाद अपनों ने पढ़ा था कि हेयर जो सेल होती है वो 3 टाइप की होती है, उसे कहते हैं, यानी प्रोटोप्लास्ट ऑफ हेयर, रूट हेयर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक यानी ज़्यादा फूली हुई, सोइल इज हाइपोटोनिक यानी उसकी जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, रूट की सांद्रता होती है वो कम होती है। और इन दोनों का जो सोइल वाटर जो होता है वो कौन सा होता है, हाइपोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक प्रकार का पाया जाता है। सोइल अगर हाइपोटोनिक है तो सोइल वाटर भी क्या होगा, हाइपोटोनिक ही होगा। इसके बाद पढ़ा था कि सेल शेप जो होता है उसमें ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो हेयर, रूट हेयर जो होता है उससे क्या है, सेल का ओपी जो होता है वो क्या होता है, हायर होता है, यानी ज़्यादा होता है। यानी रूट हेयर या फिर सेल का ओपी है वो सोइल वाटर के ओपी से क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण जल जो होता है वो एक सेल से दूसरी सेल में जाता रहता है। ओपी जो होता है सेल शेप की यूजली अपने कह सकते हैं कितना होता है ओपी सेल में, 3 से लेकर 5 एटमॉस्फेयर तक क्या होता है इसमें ओपी होता है। और जब क्या होती है इसकी सोइल का अगर अपने देखें तो क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर से ही कम होता है, यानी सोइल का ओपी होता है वो बहुत कम होता है। सेल का ओपी होता है, ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, प्राशन दाब जिसे अपने बोलते हैं, वो क्या है, सेल का ज़्यादा होता है और सोइल वाटर का क्या होता है, कम होता है, जिससे जल जो रूट होती है वो क्या होती है, उसे ऑब्जर्व करती रहती है या लेती रहती है जिससे क्या होता है, सेल में टर्गर प्रेशर बनता है और सेल जो होती है वो रूट को वाटर जो है उसको कंटेंट लेती है। रूट हेयर सेल जो होती है उसका कंटेंट जो होता है वाटर से कम होता है, जिसके कारण टर्गर प्रेशर कम होगा। टर्गर प्रेशर कम होगा तो क्या है, ऑटोमेटिक वो रूट हेयर जो होती है वो जल को ऑब्जर्व करने का काम करेंगे। अगर मान लो ओपी हायर है और टीपी कम है तो रूट हेयर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे किसे, डिफ्यूजन प्रेशर को, ठीक है, यानी ज़्यादा मात्रा में जल को लेंगे। अगर मान लो ओपी जहाँ पे कम आ गया वहीं पे क्या है, रूट जो होती है वो जल को, यानी पता लग जाता है कि प्लांट को जल की मांग हो गई, जिसके कारण क्या होती है, सेल जो होती है वो सिकुड़ जाती है थोड़ी सी, तो जल को ऑब्जर्व करने का काम कर देते हैं रूट हेयर। तो ये हो गए इसके मैकेनिज्म की बात अपनों ने कर ली थी। ये पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। इस सेल का मान लो जो टीपी है वो कम हुआ और ओपी ज़्यादा हुआ, और बाहर का ओपी जो है वो क्या हो गया, कम है, जिसके कारण जल के मॉलिक्यूल है वो रूट हेयर से एपिडर्मल सेल में जाएंगे, एपिडर्मल सेल से कोटेक्स सेल से होते हुए वो कहाँ तक पहुँचेंगे, जाइलम सेल जो है वहाँ तक पहुँचेंगे। जाइलम टिश्यू जो है वो क्या करता है, जल को वहाँ से लेता है और जहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है वहाँ पे क्या होता है, इसे ट्रांसफ़र करने का काम करता है, यानी विभिन्न जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या करता है, इसे पहुँचाने का काम करता है। अब अपने एक शब्द आया है सेल शेप के बारे में, जिसे अपने बोलते हैं कोशिका रस। कोशिका रस या फिर सेल शेप। कोशिका रस या सेल शेप जो होता है वो क्या होता है, कोशिका रस या सेल शेप की बात करें तो जो कोशिका में अपने पढ़ा था टिनोप्लास्ट और वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। सेल की स्ट्रक्चर जब अपने पढ़ी थी तब देखा था कि टिनोप्लास्ट और सेल शेप के बारे में टिनोप्लास्ट और वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। तो वैक्यूल्स में अपने देखा था कि उसमें क्या होता है, बहुत सारा लिक्विड भरा रहता है, ठीक है, उसी लिक्विड को क्या बोलते हैं, सेल शेप बोलते हैं।
यानी वैक्यूल्स में भरा हुआ जो लिक्विड होता है, वैक्यूल्स में भरा हुआ जो द्रव्य होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, सेल शेप बोलते हैं। उसमें क्या होते हैं, कार्बनिक इनकार्बनिक रस वगैरह, खाद्य पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ सभी का क्या होता है, वो एक प्रकार से मिश्रण पाया जाता है। इसके बाद है कि इसके टू टाइप होते हैं, किसके, जो जल ऑब्जॉर्प्शन में पहले है कि इसके बारे में बताया किसने था, सबसे पहले क्या है, जो जल अवशोषण प्रक्रिया होती है उसके बारे में किसने बताया था। तो जल अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया है, इसके बारे में बताया था। सर्वप्रथम इस शब्द का उपयोग जो है एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन का, इसका सबसे पहले शब्द का उपयोग जो है वो किसने किया था, रेनर ने किया था। रेनर ने इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। उसके बाद इसे प्रपोज्ड किसने किया, एक्टिन ने किया था। कब किया था, 19, इन्होंने इस शब्द का उपयोग किया था 1912 में, और इन्होंने प्रपोज्ड कब किया था उसे, 1916 में, और पेरिस्टेली थे उन्होंने 1922 में इसे क्या है पूरी रूप से विस्तार में बताया था कि यह होता क्या है। ठीक है, अब एक्टिव जल अवशोषण, जिसे हिंदी में अपने बोलते हैं सक्रिय जल अवशोषण, सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण होता क्या है, सक्रिय अवशोषण की बात करें तो क्या होती है, जो सेल्स होती हैं, ठीक है, प्लांट जो है इसमें क्या होती है, जल अवशोषण की प्रक्रिया वो मूल रोम के द्वारा पाई जाती है। ये मूल रोम जो क्या करते हैं, निरंतर मर्दा से क्या होते हैं, जल को यानी अवशोषित करते रहते हैं, निरंतर क्या होते हैं, जल को अवशोषित करते रहते हैं। इसमें क्या होती है, कुछ मूल रोम की पारगम्य झिल्ली पाई जाती है, यानी इसकी जो सेल वॉल होती है, सबसे बाहर का क्षेत्र कौन सा होता है, सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल जो पाई जाती है ना सेल की ये जो सेलुलोज होती है ये क्या करती है, पारगम्यता का काम करती है, पारगम्य झिल्ली की तरह क्या होती है, ये काम करती है, पारगम्य झिल्ली की तरह क्या है, इसे ये काम करती है। ये पारगम्य जो झिल्ली होती है, ठीक है, इससे क्या होते हैं, जितने भी द्रव्य होते हैं वो क्या होते हैं, आर पार होते रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होती है, एक पतली मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे अपने बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है। ठीक है, जब सेल का क्या है, टर्गर प्रेशर कम होगा तो सेल वॉल थोड़ा सिकुड़ना शुरू कर देगी, और पारगम्यता के द्वारा क्या है, उसको जल को क्या है बार बार ऑब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी, उसे लेना शुरू कर देगी। परंतु नीचे वाली जो कोशिका होती है, जिसमें क्या होती है, द्रव्य झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, यानी नीचे वाली कोशिका होती है, उसकी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह क्या है, काम करती है। ये होगी पारगम्यता और अर्ध पारगम्य झिल्ली, इनके बारे में पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। इसकी जो रेक्तिका होती है वो क्या होती है, मर्दा जो विलियन होती है उससे अलग कार्य करती है। यानी क्या करती है, अगर मान लो वैक्यूल्स है या सेल शेप है थोड़ा सा सिकुड़ जाता है तो क्या है, सेल का टर्गर प्रेशर है वो क्या होता है, कम हो जाता है। वो अगर पूरी अपनी शेप में आ जाती है तो उसका टर्गर प्रेशर है वापस से क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में बढ़ना शुरू कर देता है या फिर हाई हो जाता है, जिससे क्या होती है, जल की मांग होती है सेल को, वो कंप्लीट हो जाती है। उससे पता लगता है किससे, सेल शेप के कारण क्या है, इस चीज़ का पता लगता है। तो जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, जल के मॉलिक्यूल को क्या है, लेती रहती है, यानी बिना किसी। और एक्टिव जो या फिर अपने कह सकते हैं सक्रिय अवशोषण होता है, ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है वहाँ जल की बहुत ज़्यादा उपलब्धता हो। यानी एक्टिव अवशोषण क्या है, ऐसे क्षेत्र में होने वाला अवशोषण जहाँ पे जल क्या होता है, भरपूर मात्रा में, यानी इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी जहाँ पे यूज ना हो, वो कौन सा हो गया, एक्टिव अवशोषण हो गया। अब जो एक्टिव अवशोषण होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है एक्टिव ऑस्मोटिक अवशोषण और दूसरा होता है एक्टिव नॉन ऑस्मोटिक प्रेशर, जहाँ पे क्या है, बिना प्रेशर के, बिना एनर्जी के, ठीक है। जैसे कि अपने कह सकते हैं एक्टिव अवशोषण की बात करते हैं। एक्टिव अवशोषण में क्या होता है, वाटर जो होता है, वाटर बाय द प्लांट विथ द यूज ऑफ एनर्जी इन नाउ एज द एक्टिव ऑस्मोसिस। इन दिस प्रोसेस द रूट सेल्स प्ले एक्टिव रोल्स इन ऑस्मोटिक ऑफ वाटर। यानी बिना एनर्जी के जो जल होता है वो सेल में समाता रहता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक एक्टिव ऑब्जेक्शन बोलते हैं। इसके अलावा नॉन ऑस्मोटिक क्या होता है, जिसमें क्या होती है, ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक शब्द आ जाता है। ऑस्मोटिक जहाँ पे होगा वहाँ पे कौन सी झिल्ली काम करेगी, अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। और नॉन ऑस्मोटिक जो
अवशोषण आ जाता है, नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव अवशोषण जो आ जाता है वहाँ पे होगी कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली है वो नहीं होगी, यानी बिना किसी झिल्ली के, अगर मान लो बिना कोई प्रेशर के, बिना किसी झिल्ली के जल का अवशोषण सेल कर रही है बार बार, तो वो तो हो गया नॉन ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मान लो झिल्ली जो है वो बिना किसी प्रेशर के क्या है, बिना किसी झिल्ली के क्या है, बार बार जल का अवशोषण कर रही है, तो वो कौन सा हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी अगर अर्धपारगम्य झिल्ली है तो कौन सा हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर अर्धपारगम्य झिल्ली एब्सेंट है तो वो कौन सा हो गया, नॉन ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे कि रूट हेयर है, जल को लेंगे बिना किसी एनर्जी के, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा, एक कोर्टेक्स सेल में जाएगा। एक कोर्टेक्स जो सेल के जो होती है वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी होती है, उससे क्या होगी, अदर सेल में जो अदर कोर्टेक्स की जो सेल होती है वहाँ पे जल जो है वो पासेस करती रहती है और कहाँ पे पहुँची रहती है, पेरीसाइकिल की जो सेल होती है। पेरीसाइकिल ये क्या होता है, जैसे मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि सेल जो की अगर अपने टीएस कार्ड काटेंगे तो अपने को सबसे पहले कौन दिखेगी, सेल वॉल दिखेगी। सेल वॉल के बाद कुछ जो लेयर होगी वो क्या होगी, पैरेन्काइमेटस टिश्यू की होगी, जिसे बोलते हैं अपने कोर्टेक्स एरिया, ठीक है, मुलायम जो सेल होगी वो। उसके बाद क्या होगी, एक पतली सी कैम्बियम पाई जाएगी, जिसे अपने मतलब क्या है, इन दोनों को अलग करने, यानी जो वेस्कुलर बंडल और कोर्टेक्स को अलग करने के लिए जो लेयर पाई जाती है उसे अपने बोलते हैं पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल सेल। तो वाटर जो है पेरीसाइकिल सेल में जाएगा। पेरीसाइकिल सेल से क्या करेगा, ये जो जाइलम एरिया है वहाँ पे जाएगा, या वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वहाँ पे, वेस्कुलर सिस्टम में जाइलम और फ्लोएम दोनों टिश्यू पाए जाते हैं, अरेंज होते हैं, वो एक के ऊपर एक कह सकते हैं, या फिर क्या होते हैं, कभी कभी ये अलग अलग होते हैं, प्लांट के अकॉर्डिंग इनका बिहेवियर होता है। तो ये कहाँ पे जाएगा, जाइलम सेल में जाएगा। और जाइलम जो होता है वो क्या करता है, जल का परिवहन ही तो करता है, तो जाइलम क्या करेगा, उसे अदर सेल में ट्रांसफर करने का काम करेगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म हो गया किसका, एक्टिव जल अवशोषण का, या एक्टिव अब्जॉर्प्शन जैसे कह सकते हैं, एक्टिव अब्जॉर्प्शन। एक्टिव अब्जॉर्प्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑस्मोटिक एक्टिव अब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव अब्जॉर्प्शन। जो ऑस्मोटिक होता है उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली काम करती है बिना किसी प्रेशर के, ठीक है, और जो नॉन ऑस्मोटिक होता है उसमें क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है वो एब्सेंट होती है, किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, उससे जल का अवशोषण होता रहता है। जैसे एक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें क्या होगा कि वाटर बाय द रूट हेयर बाय ऑपरेशन इज ऑस्मोटिक फोर्स इज कॉल्ड ऑस्मोटिक एक्टिव अब्जॉर्प्शन। यानी ऐसा जल अवशोषण जिसमें क्या होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली या ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा जल जो है वो ऊपर चढ़ रहा है या फिर सेल में समा रहा है, वो कौन सा हो गया, ऑस्मोटिक एक्टिव जल अवशोषण हो गया। इसमें क्या होता है, एक्टिव जो सेल जो होती है वो क्या होती है, एक्टिव प्रकार की होती है, यानी उसको क्या होती है, बार बार लेती रहती है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, रूट प्रेशर, टर्गर प्रेशर एंड डीपीडी प्ले ऑन द मेन रोल। यानी रूट में जल का जो अवशोषण होता है उसमें टीपी, ओपी, डीपीडी, ठीक है, और टीपी जो होता है उसका मेन रोल माना जाता है। रूट प्रेशर का भी साथ साथ में उसका जल को अवशोषण करने का मेन रोल माना जाता है। अब है वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, वो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, पहले भी अपने पढ़ चुके हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, वो कहाँ पे जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ जाता है। यानी हाइपो से ही क्या करता है, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है उसकी तरफ जाता है, ठीक है। यानी ये क्या होगा, थोड़ा सा गाढ़ा होगा, और ये क्या होगा, थोड़ा सा इसमें लिक्विड जो होगा वो सक्षम होगा, जिससे क्या होता है, इसकी तरफ काम करता है। रूट हेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो सकर्स यानी चुस्कांग जो होते हैं उनकी तरह काम कर देते हैं, और जाइलम वेसल्स होती है वो क्या होती है, पंप की तरह काम करती है, जो जल को क्या है ऊपर के पार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। यानी रूट होते हैं वो चूसक की तरह काम करते हैं। सकर्स का मतलब क्या हो गया, चूसक की तरह काम करते हैं, जल को चूसते रहते हैं, अवशोषित करते रहते हैं। और जो जाइलम वेसल्स होगी वो क्या है, पंप की तरह काम करती है, उसको अदर पार्ट में पहुंचाने का, अपर जो पार्ट होते हैं उनमें पहुंचाने का काम करती रहती है। अब है नॉन ऑस्मोटिक अब्जॉर्प्शन। इसके बारे में क्या है, कैमर्स थे, उन्होंने बताया था सबसे पहले, अपने कह सकते हैं 1959 में उन्होंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑस्मोटिक फोर्स जो होता है इसमें इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर विथ द यूज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। यानी इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किसके द्वारा, यूज ऑफ एनर्जी, यानी इसमें थोड़ी बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, उसे अपने क्या बोलते हैं। और साथ में इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है वो एब्सेंट होती है, उसे अपने क्या बोलते हैं, नॉन ऑस्मोटिक
एक्टिव अब्जॉर्प्शन कह सकते हैं कहा जाता है। इसमें क्या होती है, रेस्पिरेटरी एनर्जी जो होती है यानी एटीपी जो बनते हैं वो यूज होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होती है, ये विभिन्न मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है उनमें एक सिम्प्लास्ट पाथवे की तरह काम करता है, और या फिर अपने कह सकते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे की तरह भी काम करता है। ट्रांस मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है इसमें एब्सेंट होती है, जिसके कारण क्या होती है, इसमें एक अलग से मेम्ब्रेन बन जाती है जो उस जल को एक स्थान से दूसरे स्थान में काम लेती है। प्लांट हार्मोन जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, वो क्या है, नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन का काम करता है, यानी ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन स्टिमुलेटेड जो है वो क्या है, नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन की तरह काम करता है। अब है पैसिव या निष्क्रिय जल अवशोषण। पैसिव का मतलब क्या हो गया, निष्क्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण क्या होता है, यानी वाटर जो होता है वो प्लांट में इनटैक्ट विधि से या फिर ट्रांसक्रिप्शन पुल की तरह अगर जा रहा है तो वो कौन सा हो गया, निष्क्रिय या फिर अपने कह सकते हैं पैसिव अब्जॉर्प्शन हो गया। इसमें जो होता है ट्रांसपिरेशन एक्टिविटी जो होती है वो रूट टैप के द्वारा होती है। टैप जो क्षेत्र होता है या नीचे का टॉप जो ऊपर का जो क्षेत्र होता है वहाँ से क्या होता है, जल जो होता है वाष्प के रूप में ट्रांसक्रिप्शन के रूप में चला जाता है, और रूट हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, मेन रोल निभाते हैं इसमें ऑब्जॉर्प्शन में। इसमें फंक्शन में अगर अपने देखें तो उसकी सरफेस पे जो होता है वो पानी का कहते हैं एक प्रकार से, या फिर अपने कह सकते हैं जब क्या है जल वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा जल की जो बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है, वाष्पन उच्च होगा तो उसमें क्या होगा, जो मूल दाब होगा वो प्रदर्शित नहीं होगा, यानी पॉजिटिव जो रूट प्रेशर है वो नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगी, जल की प्लांट में कमी आ जाएगी। ठीक है, अगर मान लो इसके कोई भी ऊपर वाला पार्ट है मृदा सतह से कुछ सेमी ऊपर पार्ट को अलग कर दिया जाए तो कटा हुआ जो सिरा है उसमें सेब जो होता है वो बाहर निकलता है, और दूसरी ओर जब कटे हुए क्षेत्र पर जब जल को छोड़ दिया जाता है तो वो क्या है, वापस से उसे ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, उसे ऑब्जर्व कर देते हैं। ये क्या है, एक प्रकार का जाइलम या जाइलम सेप नकारात्मक व ऋणात्मक जो मूल दाब होता है उसके अधीन होता है, जिसके कारण अपने को पता लगता है कि इसमें क्या है, रूट प्रेशर भी काम कर रहा है और ऑस्मोटिक की या फिर अपने कह सकते हैं इसमें रूट प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसका कोई रोल नहीं होता है। सीधा सा मतलब है कि निष्क्रिय जल अवशोषण क्या होता है, इसमें आरपी कह सकते हैं रूट प्रेशर और ओपी जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इसका कोई भी रोल नहीं होता है। एक प्रयोग करके देखते हैं जिसमें क्या करते हैं, अपने टिप का जो पार्ट होता है उसे काट के छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद जो पानी जो है वो क्या है ऊपर बूंद के रूप में आ जाता है। अगर मान लो उस पर कटा हुआ पार्ट वापस रखते हैं तो वापस से वो जो बूंद आई है वो क्या है ऊपर कटे हुए पार्ट में चली जाती है। तो इसमें टारगेट ये जो ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपी रूट प्रेशर जो होता है वो किसी प्रकार का काम नहीं करता। इसमें क्या होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज होता है उसी टाइम क्या होता है, सेल सेप होता है और डीपीडी होता है वो लीव्स में काम करना शुरू कर देती है। इसी के रिजल्ट के कारण अपने देख सकते हैं जाइलम वैक्यूल्स होती है वो क्या है, मिसोफिल सेल्स के द्वारा लीव्स में, यानी सेल में अपने कह सकते हैं लीफ में कौन सी सेल पाई जाती है, मिसोफिल सेल पाई जाती है। इन्हीं मिसोफिल सेल के द्वारा क्या होता है, वो वाटर जो होता है विभिन्न पार्ट तक पहुँचना होता है। ये कौन सा हो गया, निष्क्रिय, यानी रूट के द्वारा अगर जल का अवशोषण हो रहा है वो हो गया सक्रिय। ठीक है, सक्रिय जल अवशोषण। अगर मान लो प्लांट के अदर पार्ट के द्वारा क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, जैसे जाइलम वेसिकल्स होते हैं, इनके द्वारा अगर जल का अवशोषण अनेक पार्टों तक पहुंचाने का जो काम होता है वो कौन सा हो गया, निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एपोप्लास्टिक पाथवे कह सकते हैं या सिम्प्लास्टिक पाथवे कह सकते हैं, जिसके कारण क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो पाई जाती है। तीसरा जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे जो होता है। तीन पाथवे के द्वारा क्या होता है, निष्क्रिय जल अवशोषण जो होता है वो प्लांट में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, बहुत ही अपने कह सकते हैं ज़्यादा मात्रा में पुलअप होता है, वाटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है इसमें यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होता है। अब है इसके डिफरेंसेस, यानी डिफरेंसेस क्या है एक्टिव और पैसिव में। तो एक्टिव जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी इज रिक्वायरमेंट, यानी एक्टिव में एनर्जी की जरूरत होती है और
पैसिव में क्या होता है, एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि रूट जो होती है उसको ही एनर्जी की जरूरत होती है जब वो क्या होती है, सोइल वाटर को ऑब्जर्व करती है। अगर मान लो प्लांट सेल से ही प्लांट सेल में जल जा रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो पैसिव का मतलब या निष्क्रिय का मतलब क्या होता है, प्लांट एक सेल से दूसरी सेल में जो जल का अवशोषण हो रहा है, ठीक है, एक सेल दूसरी सेल से जल का जो अवशोषण कर रही है वो निष्क्रिय अवशोषण होता है। और जो रूट जो होती है वो सोइल से अगर जल को अवशोषित कर रही है वो कौन सा हो गया, एक्टिव जल अवशोषण हो गया। तो इसमें एनर्जी की जरूरत होती है और पैसिव में क्या है, एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है, एक फोर्स लगता है जिसे ऑस्मोटिक कंट्रैक्शन कहते हैं, और इसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन पुल जो होता है, या फिर अपने कह सकते हैं जो जल है वाष्प के रूप में अगर सेल से बाहर निकल रहा है तभी उसको जल की मांग होगी, तभी वो जल को लेंगे, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ रूट सेल, इसमें क्या होती है, एक्टिविटी होती है रूट सेल की, और इसमें क्या होती है, एक्टिविटी होती है लीफ की, ठीक है। लीफ सेल को जरूरत है जल की, तो वो लीफ सेल ही क्या करेगी, उसे ऑब्जर्व करने का काम करेगी। इसमें क्या होते हैं, रूट हेयर जो होता है उसका डीपीडी जो होता है वो हाई हो जाता है, और कंपेयर सोइल सॉल्यूशन, यानी जो एक्टिव या फिर सक्रिय प्रकार का जल अवशोषण होता है उसमें डीपीडी होता है वो अधिक होता है रूट हेयर का, किसके कंपैरेटिव, सोइल सॉल्यूशन के कंपैरेटिव या सोइल वाटर के कंपैरेटिव। इसमें क्या होती है, मेसोफिल का डीपीडी जो होता है वो जाइलम वैक्यूल्स के प्रति क्या है, हायर हो जाता है। अपने इसमें रूट का देखना है और उसमें मेसोफिल सेल का देखना है। ये क्या है, डिपेंड करता है डीपीडी पे, और ये डिपेंड करता है किस पे, ट्रांसपिरेशन पे। ट्रांसपिरेशन जो होती है उस प्रक्रिया पे डिपेंड करता है पैसिव, और ये डीपीडी यानी डिफ्यूजन जो प्रेशर होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी जो है उस पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। इस जो एक्टिव प्रकार का ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या होता है, सिम्प्लास्टिक पाथवे या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे जो होता है, इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत योगदान देता है। लेकिन जो पैसिव है इसमें ज़्यादातर एपोप्लास्टिक पाथवे, ठीक है, या फिर सिम्प्लास्टिक पाथवे या ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे जो होता है इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें रिप्रोडक्टिव एनर्जी का ये अपने हो ही गया, और इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है उसके द्वारा ही जल का शो होता है। ये रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन इज स्लो, ये क्या होती है, बहुत कम जो होता है जल का अवशोषण करता है, ये क्या करती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। जितना ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होगा उतना ही पैसिव जो जल अवशोषण है वो अधिक होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक्टिव और पैसिव जो जल अवशोषण है उसका मैकेनिज्म। तो अपनों ने अपना आज का जो लेक्चर था, जो कल से कंटिन्यू चल रहा था, जल का अवशोषण, वो आज यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।